वेलकम गाइस टू लेक्चर 8 ऑफ बेसिक टू एडवांस कोर्स। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बता दी हैं और अब मैं आपको थोड़ी सी थियोरेटिकली आज बताने जा रहा हूँ। यानी कि मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि डेफिनेशन के नाम पे और कुछ टॉपिक्स के नाम पे मुझे लगता है अब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर हो चुकी है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली साइकोलॉजी का गेम। थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आपको कहाँ दिमाग अपना यूज़ करना होगा, और वो सब चीज़ें भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बेसिकली जब याद रखोगे तो वही बार बार यूज़ होंगी। मैंने आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न्स और साथ में उनके डायरेक्शंस वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट जो कैंडल्स के फीचर्स हैं उनके पैटर्न्स के हिसाब से वो आपको बता दिए। कुछ मैंने आपको अपने भी बताए हैं जो मेनली आपको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको और ज़्यादा डिटेल में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल रखो, बिल्कुल बेसिक रखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, फिर धीरे धीरे करके 6-6 7-7 महीने बाद जब आप इनको रिवाइज करोगे ना, तब आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। देखो, ये एक तरीके से आपके पास मटेरियल है। आपको ये वाला जो वीडियो का मटेरियल है ये अपने 2 साल के पूरे करियर में यूज़ करना होगा, तब जाके आपको बिल्कुल वैसी ही एक्यूरेसी मिलेगी जैसा आप मुझे लाइव स्ट्रीम पे देखते हो। 12-13 दिन में वीडियो देख के आप बिल्कुल भी वैसे नहीं बनने वाले जैसा मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे दिखता हूँ। पहली सुन लो मेरी कहानी से। सो बन सकते हो अगर कैंडल्स के वॉल्यूम का एनालिसिस करना सीख जाओ। और यही हमारे आज का टॉपिक है, कैंडल्स के वॉल्यूम को पता करना, और साथ में उनके वॉल्यूम के हिसाब से हम प्रेशर कैसे पता कर पाए कि हमें बेरिश प्रेशर मिला है, बुलिश प्रेशर मिला है। मैंने लाइव स्ट्रीम पे कई बार बताया हुआ है बट खुल के बात नहीं करी उसके बारे में। यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हम कैंडल्स के एक्चुअल प्रेशर को नाप सकते हैं, वो बेरिश है या बुलिश है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, अभी मेरे पास ये 2 कैंडल्स हैं, वो भी एक गोल्ड के फॉरेक्स पेयर पे। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में, यानी कि एक कैंडल का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, और हमें वो वॉल्यूम पता करना है जो हमारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे। वो वॉल्यूम नहीं जो किसी काम का नहीं है। जस्ट लाइक वॉल्यूम इंडिकेटर का अगर यूज़ करोगे तो उसके बेसिस पे क्या करोगे आप? बस एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि भाई यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, बस इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है अगर आप ये पता कर पाओ कि मार्केट में नीड कितनी है। भाई डिमांड अगर हमें पता लगेगी तभी तो हम उस हिसाब से सप्लाई देंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट इज ये, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये आईफोन है। ओके, आज के टाइम में इसकी डिमांड सबके पास है, लेकिन हर किसी के पास इसकी डिमांड पूरी करने के लिए उतना सप्लाई नहीं है। सप्लाई का मतलब यहाँ पैसे से है। तो ये डिमांड पूरी है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। बेसिकली इसका क्या सोल्यूशन क्या निकल सकता है कि हम लोग क्या करें, हम अपनी सप्लाई पूरी करेंगे तो हमें हमारी डिमांड मिल जाएगी। इसी तरीके से मार्केट भी काम करती है। अगर आप ये वाला हिस्सा देखें सेम उसी तरीके से जो कैंडल के अंदर बना हुआ है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये बेसिकली एक डिमांड है। ओके, अब यहाँ पर मार्केट चाहती है इस जगह की डिमांड, एंड दूसरी ये डिमांड है इस जगह की। आप सोचो ये डिमांड कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोग कैंडल्स के मेकिंग प्रोसेस पे नहीं, अभी मैं जो आपको बैक एंड का प्रोसेस बता रहा हूँ उसको समझो, फिर मैं आपको कैंडल मेकिंग के प्रोसेस से समझाता हूँ कि यहाँ डिमांड और सप्लाई का क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास आईफोन है और मेरी को डिमांड चाहिए, मतलब मान लीजिए ये आईफोन है मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी सप्लाई नहीं है। मेरे पास सप्लाई सिर्फ 100-1 लाख की है, लेकिन आईफोन की कीमत है 1.5 लाख। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 50,000 क्या करता हूँ, लोन पे लेता हूँ। मैंने 50,000 रुपये का लोन ले लिया, और जैसे ही मैंने लोन लिया मेरी सप्लाई पूरी हो गई। अब जैसे मेरी सप्लाई पूरी होगी, मेरे जैसे कई सारे लोग और सोचेंगे, उन्हें भी लगेगा कि यार इस तरीके से हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे लोग इसी तरीके से लोन लेना शुरू कर देंगे। और इसी लोन लेने के चक्कर में मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट होता है, जो आप देख सकते हो। ये ट्रेंड पूरे सबकी डिमांड पूरी हो रही है, जो आप देख सकते हो। ये सब वो यूजर्स हैं जो आईफोन खरीदना चाहते हैं मेरी तरह, और उनकी डिमांड यहाँ आके पूरी हो जाती है, एंड देन दे गॉट ए सप्लाई। जब सबकी सप्लाई पूरी हो जाती है, देन मार्केट एक पॉजिटिव एरिया में आ जाती है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में आ जाती है। अब यहां से मार्केट फिर डिमांड क्रिएट करती है।
डिमांड कब क्रिएट करती है? जब एक नया प्रोडक्ट आता है। मान लीजिए ये एप्पल का सबसे लेटेस्ट फोन है वैसे तो, पर आप मान लीजिए, और मैं कहता हूं कि अब बाद में अगले कुछ महीनों बाद कंपनी जब तक सप्लाई पूरी होती है, ये मान लीजिए ये सप्लाई है यहां से लेके यहां तक, जब तक सप्लाई पूरी होती है कंपनी को पता रहता है कि उसकी सप्लाई कब खत्म होने वाली है अपनी तरफ से। जब उनकी सप्लाई खत्म हो जाती है तब वो डिसाइड करते हैं कि पुरानी की सप्लाई बंद कर दो और नए वाले प्रोडक्ट की सप्लाई स्टार्ट कर दो, और वो नया प्रोडक्ट कुछ हल्का फुल्का जो है उसके अंदर क्रिएशन करते हैं, लोगों को एंगेज एंगेज करने के लिए उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। और यही सब चीजें एक नई डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली जैसे ही पुराने आईफोन की डिमांड पूरी हो चुकी है तो नए आईफोन की डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ लगता है कि नए आईफोन के फीचर अच्छे नहीं है पिछले वाले से, तो पिछली डिमांड तो यहाँ तक पहुंच गई थी लेकिन इस बार जो डिमांड है वो कम ही रही। तो लोगों की डिमांड कम थी इसलिए यहाँ पर सप्लाई भी कम मिली, सप्लाई कम मिली तो फिर क्या करा कंपनी ने, दोबारा से मार्केट ने अपने प्रोडक्ट का उतारा, फिर दोबारा से उनकी सप्लाई कम हो गई क्योंकि नए प्रोडक्ट में और जान नहीं थी। मान लीजिए हमने 5G फोन निकाला लेकिन कंपनी ने बोला हमारे अभी 5G फोन सिम का सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, लोग उस फोन को खरीदना बंद कर देंगे। लोगों को लगेगा हमारे हिसाब से है ही नहीं यार, इसमें तो चार्जिंग भी फास्ट नहीं, तो कुछ लोगों की बात ये आ जाएगी। जैसे ही मार्केट के अंदर इस सारी की सारी चीजें लगेगा फिर उनका एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो बेसिकली उनके पुराने प्रोडक्ट को बेचने की, मतलब कोई उनका इनके जरिए मान लीजिए नया प्रोडक्ट नहीं चल पाया तो लोग क्या करेंगे, पुरानों की तरफ जाएंगे। तो उनमें से ही कोई एक पुराना प्रोडक्ट उठ जाएगा, मान लीजिए 15 या 16वां वर्जन है आईफोन का और उससे पहले 11वां या 12वां या मान लीजिए 13वां या 14वां चल जाता है, उसका 13th वर्जन चल जाता है, तो सप्लाई जो है ना वो पीछे के वर्जन की आएगी। फिर ये आप देख रहे हो ये पीछे के वर्जन की सप्लाई, क्योंकि जब 13 लॉन्च हुआ था तो उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं थी, फिर जब 14 हो गया उसकी सप्लाई और भी कम हो गई, 15 की बहुत ज्यादा हो गई और अब 16 की और भी कम है, एंड देन जब 17 की बात है उसकी तो जीरो होगी, तो लोगों ने 17 की बजाय 14 और 13 और 14 को खरीदना प्रेफर करा, तो इसी की सप्लाई लोगों ने पूरी करी। तब जाके मार्केट में देखा कि हमें, कंपनी को पता लगा कि हमें बेसिकली 16 और 17 वर्जन को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, हमें 13 और 14 के वर्जन जैसा ही कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि लोगों की डिमांड उसी पर है। सो ये बेसिकली जो डिमांड होती है ये तब पता लगती है जब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिक जाता है, कंपनी के बाद उसका स्टेटस आता है। उसका स्टेटस नहीं आता कि लोग अभी बोल रहे हैं कि हमें फोन चाहिए, नहीं, कंपनी सेल्स के हिसाब से काम करती है, इसी तरीके से मार्केट भी सेल्स के हिसाब से काम करती है। यहाँ पर डिमांड वहां है जहां सेल सबसे ज्यादा हुई है। कभी कभी होता है कि डिमांड वहां कम होती है जहां सेल भी कम होती है, लेकिन कभी कभी होता है जहां पर सेल बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन वह डिमांड नहीं है, कंपनी सप्लाई नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें इन्हें खतरा है। अब खतरे के लिए हमें वो पोजीशन मार्केट में ढूंढनी पड़ेगी। अभी मैं आपको मार्केट की भाषा नहीं समझा रहा, मैं आपको एज ए कंज्यूमर लॉस के बारे में बताऊँ कि एक कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट में, मतलब किस तरीके की चीजों को खरीदता है और कंपनी किस तरीके से एज ए अपना सेलिंग बिजनेस संभालती है। सो यहाँ पर ये जो दो कैंडल है जो मैंने आपको दिखाई ये किस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हो। यहाँ पर जब मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो मान लीजिए उनकी डिमांड को रखा गया, ये वो बंदा है जिसने अपने 1 लाख रुपए कंपनी को दे दिए और बाकी के 50 लाख रुपए का लोन लिया, देन उसको अपना आईफोन मिल गया। आईफोन मिलने के बाद ही मान लीजिए उसकी थोड़ी और डिमांड थी इस जगह पर, उसने और डिमांड रखी किसी ना किसी चीज की कि भाई मुझे फीचर चाहिए, उसकी ये डिमांड भी पूरी हो गई क्योंकि कंपनी ने बोला भाई सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब एक काम करते हैं डिमांड पूरी करना शुरू करते हैं, और इसका एक टाइम आता है और यही टाइम हमें पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अभी बेसिकली मार्केट रेजिस्टेंस पे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, तो जब एक टाइम आ जाएगा जब डिमांड पिछली डिमांड के बराबर हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस के पॉइंट्स पिछले से और अगले मैच हो जाते हैं मार्केट की भाषा में, तो डिमांड पूरी करने का टाइम आ जाता है, तब मार्केट अपने सप्लाई करना शुरू करती है। सप्लाई का एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे मार्केट सप्लाई करने के एक निशान छोड़ती है, जैसे कंपनी एक निशान छोड़ती है सप्लाई करने के। जैसे कंपनी का सबसे पहला ट्रक अगर बाहर निकले आईफोन से भरा हुआ, पता लगता है कि कंपनी ने अपना पहला सप्लाई छोड़ा। तो वो जो ट्रक होता है वो एक बेयरिश एनगल्फिंग की तरह होता है, वो एक शूटिंग स्टार की तरह होता है, वो एक इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। तो वही आपके एक ट्रक ही सिग्नल होता है पूरे की पूरी दुनिया में उस चीज को बांटने के लिए। अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी में से वो निकल गया, इसका मतलब ये होगा कंपनी ने सप्लाई करी है,
एक इंडिकेशन है। इसी तरीके से मार्केट भी इंडिकेट करती है, वो ट्रक के जरिए, वो एक कैंडल होती है, हमें बताती है कि ये एक छोटी सी कैंडल, ये छोटा सा एक ट्रक पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारी वाला पैटर्न है। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें अपनी वाली क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बाहर निकल के आएगी, देन पूरी की पूरी शेडो बन जाएगी। अगर इन दोनों कंबाइन तो हमें यहाँ निकलेगी एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर, और यही हमारे लिए वो